जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल। आज आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो कि चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसका लेक्चर नंबर 7 है। होप आपने प्रीवियस 6 लेक्चर को देखा हो और वो आपको समझ भी आए हों। अगर आपने नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हम अपने चैनल पे जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वो भी कवर करा चुके हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ एनसीईआरटी की, ठीक है। चलिए यहाँ से जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है जो आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ केमिकल। यहीं से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। दैट इज केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट इज NaCl, NaCl कॉमनली नोन एज सोडियम क्लोराइड, एंड ये तो इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट। ओके, by now you have learnt that the salt formed by combination of sodium देखो by the combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid से बेसिकली बनने वाला है हमारा क्या? कॉमन सॉल्ट। यानी मैं यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूँ कि कैसे फॉर्म होने वाला है। वो होने वाला है NaOH। NaOH इज अ बेस, यू नो दैट इट इज व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज HCl, इट्स अ एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और इसमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है हमें वो क्या होता है? NaCl and H2O। मीन्स एक सॉल्ट मिला हमें और वाटर मिला। ओके, और ये जो हमें मिला है ये सॉल्ट, दिस इज कॉमन सॉल्ट और NaCl, इसकी हम बात कर रहे हैं। This is a salt that we use in food. You must have observed in the above activity that it is a neutral salt. जो हमने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, जो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें हमने pH निकाला था सॉल्ट्स का। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है उसका pH क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होता है उसका pH क्या होता है? बेसिक होता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होता है उसका pH एसिडिक होता है। सो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो NaCl बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये सॉल्ट कैसा होने वाला है? न्यूट्रल होगा नेचर में, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। देखो हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, वो हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र के पानी से ही हम उसको निकालते हैं। और समुद्र के पानी में और भी तरीके के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, क्या होता है, एक बार एक नज़र हम उन पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है? सॉल्ट्स प्रेजेंट इन सी वाटर। तो बेसिकली 6 मोस्ट अबंडेंट आयंस होते हैं सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर सॉल्ट के सी वाटर में, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते रहते हैं। कौन कौन से आयन देखिए? सोडियम और क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन दैट इज SO4-2, एंड मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन। तो ये आपस में कंबाइन होते रहेंगे। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन हो गए, MgCl2 बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, इतना सॉल्ट। कैल्शियम और क्लोरीन कंबाइन हो गए, बना लिया फिर इन्होंने क्या? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट भी प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी, पोटेशियम क्लोराइड भी, और भी ये सारे सॉल्ट। सोडियम भी रिएक्ट कर जाएगा सब के साथ, है ना, सारे नेगेटिव आयंस के साथ जो प्रेजेंट है यहाँ पे, सल्फेट, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब के साथ। और क्लोराइड के साथ तो करता ही है। आपने देख लिया कि और भी सॉल्ट सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है सी वाटर में, वो कौन सा सॉल्ट होता है? वो होता है NaCl, राइट। मोस्ट अबंडेंट इज NaCl, है ना। तो चलो अब चलते हैं हम अपनी वापस से NCERT पर। क्या कहती है अब NCERT आगे हमसे? हाँ, यहाँ पर देखो लिखा है ना, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। अभी बता दिया कौन कौन से होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, है ना। आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड इन सारे सॉल्ट से निकाला जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि, और नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जो हमारे सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट हैं, सॉलिड सॉल्ट्स के डिपॉजिट हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। अब वो कैसे बना? वो जब क्या हुआ, बहुत पुराने जो समुद्र थे जब वो सूख गए, उनका जो पानी था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तब वहाँ जो सॉल्ट था वो डिपॉजिट हो गया,
ठीक है, चलो हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं जिससे हमें ये बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, है ना। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डिपॉजिट सॉल्ट के, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, होप दिस इज विजिबल टू यू, है ना। हाँ, आप देख सकते हो ये जो पूरा ये आपको जो दिख रहा है ये वाइट कलर का, दीज आर द डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये पूरा जो भी आपको वाइट दिख रहा है ना, जितना भी, दिस इज व्हाट डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं, क्या बोलती है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिपॉजिट ऑफ द सॉल्ट एंड ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है। जब आप क्या करते हैं ना, सॉल्ट को सेपरेट करेंगे तो भी वो ब्राउन कलर का मिलता है। और बेसिकली जो डिपॉजिट हैं, सॉल्ट के डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पे जनरली वो किस तरीके का अपीयर होता है, वाइट कलर का नहीं होता कंप्लीटली वाइट, लेकिन वो किस तरीके का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। वहाँ तो वाइट कलर का हो रहा था, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हो। किस कलर का होगा, थोड़ा ब्राउनिश होगा। और ब्राउनिश क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हम एक नज़र किस पर डाल लेते हैं, रॉक सॉल्ट पर, जैसे ये बोल रहे हैं जो हमने देखा नहीं, ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है हमें रॉक सॉल्ट, ये देखिए ये हमारा रॉक सॉल्ट है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरली कि ये किस कलर का दिख रहा है, हमें ब्राउनिश कलर का दिख रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, आप इसको देखिए और इन सबको देखिए, ये सारे वही हैं, रॉक सॉल्ट है, ठीक है, क्लियर है। ये सॉल्ट माइन भी है, उधर नहीं चलते हैं हम, थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, रॉक सॉल्ट के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये हमें किस कलर का दिखता है, ब्राउनिश कलर का दिखता है। और ये फॉर्म कैसे हुआ, बेड्स ऑफ सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, ठीक है। रॉक सॉल्ट की भी खदानें होती हैं जैसे कोल की खदानें होती हैं, है ना। वो तो हमने सॉल्ट की डिपॉजिट दिखाए थे आपको, बट ये अब खदानों की बात कर रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये एक सॉल्ट माइन की इमेज है, कुछ इस तरीके से होती है सॉल्ट माइन, ठीक है, ओके। और जो हम इवेपोरेशन से बनाते हैं वो ये है, ये देखिए यहाँ पे लोग सॉल्ट बना रहे हैं, पानी को निकाला है, ये इवेपोरेट करके इसको थोड़ा और सूखने के लिए छोड़ा हुआ है सॉल्ट को, जिससे मॉइस्चर चला जाए, बाकी जो बचा हुआ है वो भी, ये सारी ढेरियाँ दिख रही हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं अब हम, और एनसीईआरटी। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी ना इम्प्योरिटीज़ वाली, तो कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर इस सॉल्ट में, वो देख लो, रॉक सॉल्ट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ सोडियम तो हो गई, मॉइस्चर। बेसिकली ये डिटेल एनालिसिस है, जो भी सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है, रॉक सॉल्ट में की केमिकल एनालिसिस में हमें क्या क्या मिला उन सब की बात की गई है। तो सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ट्रेस एलिमेंट्स देखने मिलते हैं, यानी ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में। क्या क्या देखने मिलेगा, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, लेड, जो कि बहुत हानिकारक है, लेड आप जानते हो, ठीक है ना, क्रोमियम, और हमें क्या मिला, कैडमियम। लेड क्या होता है, लेड से हमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब है ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां और डिसीजेस, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अब वही चीज़ें लिखी हैं, दिस कॉल्ड रॉक सॉल्ट, बेड्स ऑफ सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। और मैंने आपको माइंड की भी इमेज दिखा दी थी, रॉक सॉल्ट की माइंड की। यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। आपने सुना होगा दांडी मार्च हुआ था, जो गांधी जी थे और उनके फॉलोअर्स थे, वो एक जगह से चलना स्टार्ट करा था उन्होंने, है ना, और दांडी तक गए थे, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, दांडी मार्च बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी किलोमीटर चल के गए थे, काफ़ी दिन लगा के गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, ठीक है, हमारी नहीं थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर, भाई ब्रिटिशर्स ने रूल किया रहा इंडिया पर कुछ साल,
कुछ साल यानी 200 साल, काफ़ी साल होते हैं वो। तो जब वहाँ की तब की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा था, टैक्स लगा दिया था। किस पर? सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है। सो बेसिकली इसके कारण सॉल्ट जो था वो काफ़ी महंगा होने वाला था, और अगर वो महंगा हो जाता तो जो गरीब लोग थे वो इसे ख़रीद नहीं पाते, और बेसिकली जो मेन व्यापार था तब वो छोटी इंडस्ट्रीज़ का ही था। ट्रेड जो था वो तो छोटी इंडस्ट्रीज़ का था, और उनमें से जो एक ट्रेड हुआ करता था वो सॉल्ट का हुआ करता था, छोटी इंडस्ट्रीज़ में। तो बेसिकली क्या होता, अगर सॉल्ट पर जितना टैक्स लगा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना टैक्स उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाता, तो जो गरीब लोग थे जो ये काम किया करते थे उनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं, और अल्टीमेटली उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो हमारी जो इंडिया के लोग लोग होते वो और बुरी कंडीशन में चले जाते, है ना, इंडिया की कंडीशन और ज़्यादा डिग्रेड हो जाती। तो ये सारी चीज़ें ना हो, यहाँ पे जो लोग थे वो मरे ना, भुखमरी से ना मरे, गरीबी से ना मरे, और उन्हें इतना ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आज भी हम याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि गांधी जी हैं ही महापुरुष, है ना, महात्मा है वो। चलो, इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है उसे हम बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे इन सब के अलग जो भी डिटेल्स हैं हम अभी आगे देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, और इन्हें किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। बट अभी हम ये देख लें कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इनका जो रॉ मटेरियल है हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, वो किस तरीके से इन सबको बनाता है, फिर इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है यहाँ पर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी में जब आप सॉल्यूशन बनाओगे नमक का, NaCl का, कॉमन सॉल्ट का, सो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड एज ब्राइन। उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो टूट जाएगा, किसके फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली वो डिकम्पोज होगा, पहले तो टूटेगा, Na प्लस आयन्स अलग हो जाएंगे और Cl माइनस आयन अलग हो जाएंगे। और आप जानते हो वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं और OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे आपस में, और किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। आप बोलोगे सर वहाँ HCl भी बनता है क्या, तो आंसर है बन सकता था, लेकिन हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हम HCl वहाँ पे बनने को रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे HCl ना बनकर हमें क्या मिलती हुई दिखाई देती है, क्लोरीन गैस मिलकर बनती हुई दिखाई देती है, Cl2 बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है। अभी देखते हैं कैसे, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। देखो, जिस प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, क्लोर अल्काई प्रोसेस। क्लोर अल्काई प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि वहाँ हमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है, और एल्कलाई मैंने बताया था ना, जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाए ऐसा बेस, साथ में एल्कलाई मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि कोरोसिव होता है नेचर में, है ना, हार्म कर सकता है ह्यूमंस को। सो एक हमें मिला बेस और एक मिला क्लोरीन गैस, इसीलिए क्या नाम दिया इसको, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, NaCl प्लस H2O, यहाँ वाटर में तो हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, Cl2 मिल रही है और H2 गैस मिल रही है। समझ गए बात को, हाँ या ना, रिएक्शन बैलेंस है कंप्लीटली। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। अब क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, तो याद रखना क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर। किस पे मिलेगी, एनोड पर। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। आप जानते हो ना हम लोग हाइड्रोजन गैस का कैसे चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही है, वो बर्न होती है बहुत जल्दी, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, और किस साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। बहुत जगह पर हमने देखा था H2 रिलीज हो रही थी, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, है ना, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये बात याद रखना भाई, क्लोरीन कहाँ मिलने वाली है, एनोड पे मिलने वाली है, और
जो हमारी H2 गैस है वो कहाँ मिलने वाली है, कैथोड पे मिलने वाली है। ठीक है, होप यू विल रिमेंबर दिस। ठीक है ना, कुछ है नहीं, ज़्यादा याद रखेंगे, ईजी है बहुत। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। देखो सबका यूज होता है, H2 गैस का भी यूज होता है, Cl2 का भी होता है, और साथ ही साथ हमारे NaOH का तो होता ही होता है। प्राइमरी एम तो NaOH ही बनाना था, Cl2 और H2 तो बाय प्रोडक्ट की तरह मिल रही है, बट उसका भी यूज होता है। ठीक है, चलो ये देखो कुछ ऐसा अपैरेटस होता है, ये आप देख पा रहे होगे, ऐसा अपैरेटस होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्राइन जाता है, बेसिकली सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बताया, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये हमारा एनोड लगा हुआ है और ये हमारा कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखो ये मत सोचना कि सर आपने एनायन और कैटायन का क्या बताया था। देखो एनायन और कैटायन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एनायन जो है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी होती है, ये स्पीशी है ना। जैसे आप बोलोगे मेरे से कि Cl माइनस क्या है, तो मैं बोलूंगा इट्स एन एनायन। ठीक है, आप मुझसे बोलोगे Na प्लस क्या है, तो मैं बोलूंगा इट्स अ कैटायन। ठीक है ना, तो ये प्लस और माइनस वाली चार्ज के साथ कंफ्यूज मत कर देना एनोड और कैथोड के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम साइन से नहीं पहचानते एनोड और कैथोड को। ठीक है ना, हम अलग तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस से पहचानते हैं कि भाई एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कैथोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो एक तरीके की प्रोसेस सिर्फ एनोड पे देखने मिलती है, एक तरीके की प्रोसेस सिर्फ कैथोड पे देखने मिलती है। जब हम वो जानेंगे, खैर वो हायर क्लासेस की बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप साइंस में मत कंफ्यूज हो। ठीक है ना, देखो दोनों में, साइंस में और साइन में, ठीक है, दोनों में मत कंफ्यूज। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। जो Cl2 है, देखो यहाँ से जो Cl2 मिल रही है ना एनोड पे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ होती है। ठीक है ना, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, आपने देखा होगा ना, PVC आपने देखा ही होगा। जानते हो कहाँ पर, जो पाइप यूज़ होते हैं ना आजकल वॉशरूम्स की फिटिंग्स में, और जो इंटरनल फिटिंग होती है किसकी, लाइट की, जो लाइन डलती है ना अंदर दीवारों के अंदर, जो लाइन डलती है, किसकी लाइन डलती है, तारों की, इलेक्ट्रिसिटी की। पूरे घर में जो लाइन डलती है या कोई बिल्डिंग में डलती है, वहाँ पर भी कौन से पाइप यूज़ करे जाते हैं, PVC। और आप इसको इजीली कहाँ देख सकते हो, अपने घर में वॉशरूम में, है ना, लगे ही होते हैं पाइप। चलो, तो PVC है ना, इट इज़ व्हाट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज़ होती है। ठीक है ना, ये जर्म्स को किल कर देती है। Cl2 गैस, ठीक है। CFCs आजकल बैन हो चुके हैं, बट पहले इसका यूज़ CFC बनाने में भी किया जाता था। CFC क्या होते हैं, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मतलब क्या है कि ये क्लोरीन में भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है यहाँ पर, कार्बन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा CFC, यहाँ पे मैंने S लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है ना, ये CFC, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो ये इसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड पे क्या मिल रही है, H2 गैस मिल रही है। ठीक है, इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह। ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है ना, एकदम। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होता जलने पर। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्पेस रॉकेट में जाता है ना, जो रॉकेट स्पेस में जाता है, सॉरी, ठीक है, मतलब रॉकेट नहीं, जो स्पेसशिप है बेसिकली, ठीक है, उनमें भी जिस फ्यूल का यूज़ करा जाता है ना, वो H2 होता है। ठीक है, क्योंकि H2 क्या होगा, कंबशन पे क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है ना भाई, कंबशन क्या है, जलेगा तो एनर्जी मिलेगी हमको। साथ ही साथ यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, H2O मिलने वाला है। क्लियर है, बैलेंस नहीं है, मैं कर देता हूँ, लो अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस वाटर का यूज़ एस्ट्रोनॉट या जो भी इंसान उस स्पेसशिप में जा रहा है वो यूज़ कर सकता है, इसीलिए बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, स्पेसशिप्स के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे और भी तरीके के फ्यूल यूज़ होते हैं, लेकिन ये भी यूज़ होता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा
हमारी जो बैटरीज होती है वहाँ पे भी ये यूज़ करा जाता है, ठीक है। फिर अमोनिया की बात करें, अमोनिया बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अमोनिया आप जानते हो ना क्या होती है अमोनिया, NH3 होती है, ठीक है। H2 प्लस N2 गिव्स NH3, ठीक है। मैं जानता हूँ बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ठीक है, तो आपका होमवर्क है बैलेंस करना, मैंने सिखाया है आपको प्रीवियस क्लासेस में कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। और देखो साथ ही साथ ना इस एपरेटस में आपको बीच में ये चीज़ दिख रही होगी, ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, ये इन आयंस का एक्सचेंज कराती है, ठीक है ना। वहाँ से Na+ को यहाँ आने देती है और H+ को, और यहाँ से वहाँ पर Cl- और OH को जाने देती है, समझ गए, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो देखो ना H और Cl एक तरफ रह के एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अपोजिट साइड भेजना क्या है, ज़रूरी। ऐसे ही NaOH जो है वो कंबाइन होगा, देखो ये यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ठीक है, समझ गए, है ना। देखो डिग्रेजिंग मेटल सोप्स मतलब बेसिकली इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं NaOH का, ये मेटल को डिग्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। फिर सोप्स बनाने में यूज़ होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, पेपर बनाने में यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल बनाने फाइबर बनाने में यूज़ होता है। आर्टिफिशियल फाइबर समझते हो ना आप क्या होते हैं, बेसिकली आप जानते हो दो तरीके के फाइबर हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी हम कपड़े पहनते हैं या जो भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, बैग्स देखते हैं हम लोग, रोप देखते हैं, ठीक है, दीज ऑल आर व्हाट, फाइबर्स, फाइबर से ही बना हुआ है। तो फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल फाइबर है वही सिंथेटिक फाइबर है, उनको कहाँ बना जाएगा, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में बनाओगे तो किसकी हेल्प लोगे, NaOH की हेल्प लोगे, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब ये जो एक चीज़, ये जो सवाल आपके मन में उठ रहा था कि भैया हम क्यों यूज़ कर रहे हैं किसका, मेम्ब्रेन का यहाँ पर, तो अब उस सवाल का हम जवाब आपको दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। ये देखो ये आ गया आपका क्या, पर्पस ऑफ यूजिंग मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस सेल्स, बेसिकली जो वहाँ पे प्रोसेस हो रही है, इट्स अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लिसिस होने का मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करा रहे हो तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, मैंने बताया अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको, लिसिस मीन्स व्हाट, इट्स ब्रेक डाउन, टूट रहा है भाई। जो आपने कॉमन सॉल्ट डाला था उसमें NaCl वो भी टूटा, साथ ही साथ H2O भी टूटा, है ना, और कुछ नया फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली टूट रहा है वहां पर, इसीलिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ब्रेक, ब्रेकिंग, हमेशा याद रखना लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, ओके। चलो बेसिक वर्ड एकदम याद होना चाहिए। देखो द पर्पस ऑफ यूजिंग मेम्ब्रेन इज टू सेपरेट एनोड लूप दैट इज एनोलाइट फ्रॉम द कैथोड लूप बाय अ फ्लूइड इन ऑर्डर टू अवॉइड अनवांटेड सेकेंडरी रिएक्शंस। वही बात थी मैंने बताया ना, HCl ना बन जाए, ठीक है, तो एनोड वाले प्रोडक्ट और कैथोड वाले प्रोडक्ट को सेपरेट रखने के लिए। सो एज टू कंबाइन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन विद द सेपरेशन स्टेप और आइसोलेट सेपरेटली द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड। मतलब आपने देखा वहां पे जो Cl2 है उसको निकाल लिया जाता है, जो H2 है उसको निकाल लिया जाता है, और NaOH को भी निकाल लिया जाता है। अगर इन दोनों को आप मेम्ब्रेन से सेपरेट ना कराएं तो क्या होगा, तो होगा ये कि दोनों आपस में कंबाइन होकर HCl गैस बना लेंगी, जो हमें अभी नहीं चाहिए यहाँ पर, समझ गए, हाँ या ना, ठीक है, यही पूरी कहानी है। ये देख लेते हैं थोड़ा और, जो प्रोसेस है हमारी क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा और एलेबोरेटली हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। क्लोर एल्कलाई जो प्रोसेस है, बेसिकली क्लोरीन और एल्कलाई मतलब बेस फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमने नाम दिया था इसको। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इट इज टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ गए। चलो फिर विच आर कॉमन केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा भी दिया कि 35 मिलियन टन्स क्लोरीन बनाई जाती है ना, बनाई गई थी 1987 में, तब इतनी बनाई थी, अब तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हो गया होगा, क्योंकि 1987 में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आज हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में भी जानते हैं, तो हो सकता है क्लोरीन गैस का यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में होता है, ठीक है। और हो सकता है क्या, होता ही होता है। द क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर वाइडली यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी,
यूजुअली द प्रोसेस इज कंडक्टेड ऑन द ब्राइन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना, इन विच केस NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज रिजल्ट। हम देख चुके हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, नहीं तो समझ जाओ और अपनी NCERT में साइड में लिखते जाओ, ठीक है। चलो, व्हेन यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, देखो ज़रूरी नहीं है हम यहाँ NaCl ही यूज़ कर रहे हो, इस प्रोसेस में हम लोग KCl का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट अलग मिलेगा, यहाँ NaOH मिल रहा है वहाँ KOH मिलेगा, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड का भी करोगे तो भी अलग अलग मिलने वाला है, वहाँ पर NaOH मिल रहा है तो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस मिलेगा, क्लियर है। इनका भी यूज़ अलग अलग जगह पर होता है इंडस्ट्रीज में। द प्रोडक्ट्स कंटेन कैल्शियम और पोटेशियम इंस्टेड ऑफ सोडियम, रिलेटेड प्रोसेस आर known that use of molten NaCl to give chlorine and sodium metal condensed hydrogen chloride to get hydrogen and chlorine। कुल मिला के और भी दूसरी प्रोसेसेस होती हैं, ये आपके मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये आप हायर क्लासेस में वैसे भी देखने वाले हो, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, मीन्स जब आप 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, अभी आपको क्या याद रखना है? क्लोरल-एल्कली प्रोसेस याद रखना है, समझ गए? क्लियर है? जो भी आपका था मैंने वो आप सबको बता दिया, ओके। चलो चलते हैं अभी आगे अपन यहाँ पे। अब जो अगली चीज़ बनाएंगे हम, वो क्या बनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर। देखो, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, है ना, मतलब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिला था हमें? क्या मिला था बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्लोरीन। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसी क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइन, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है? क्लोरीन के एक्शन से बनता है ड्राई स्लेक्ड लाइन। अब जानते हो स्लेक्ड लाइन क्या था? CaOH होल ट्वाइस, बताया मैंने आपको पहले, ठीक है ना। कैसे बनता है हम ये भी जान चुके हैं, CaO और वाटर की रिएक्शन से बनता है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग CaOH होल ट्वाइस जब यहाँ पे इससे कंबाइन होगा तो हमें वो क्या देने वाला है? वो हमें देगा CaOCl2, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा इससे? वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या देगा? CaOCl2 देगा, ठीक है। अब इसको समझ कैसे सकते हो? और CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप इसको, इस रिएक्शन को इजी वे में समझना है, देखो मैं समझने का तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक है, ऐसी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये O है, देखो ये देख रहे हैं ना, OH होल ट्वाइस, तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से ये लगा दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 Cl2 है ही है, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ से H2O बाहर निकल गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जगह लेने के लिए कौन आया? इनकी क्लोरीन आया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, बीच में O हो गया और Cl, ठीक है। इसे याद रख सकते हो, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, रियल स्ट्रक्चर होगा भी तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। देखो लिखा भी है, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो हम अभी नहीं बता सकते, वो कहाँ बताएंगे? हायर क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आप बस इतना ही याद रखो, ठीक है। ये बेसिकली बस इतना याद रखो, CaOCl2 आपको मिल जाता है। CaOCl2 इज व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर, यही आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है एकदम? CaOCl2 डन। चलो आगे चलते हैं। ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब कॉटन और लिनन फाइबर को ब्लीच करने में यूज होता है। ब्लीच का मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ लो, ब्लीचिंग का मतलब होता है लाइटनिंग द कलर। क्या मतलब होता है? कलर को लाइट कर देना, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री में भी इसका यूज होता है जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, है ना। चलो, और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पहले आपको फोटो दिख गई होगी ना, आप सोच रहे होगे सर ये क्या है। सो ये आप देख सकते हो कि पल्प ब्लीचिंग हो रही है। अब बोलोगे पल्प क्या है? पल्प की भी मैं फोटो दिखाता हूँ, कुछ नहीं होता पल्प।
pulp bleaching. The dark color of the pulp is mainly due to residual lignin. Lignin टाइप का केमिकल होता है जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है. ग्रेजुअली ड्यूरिंग ब्लीचिंग, देखो ये पहले ब्लीच करने से पहले था, ये किया आपने, फिर हुआ और फिर एंड प्रोडक्ट ये मिला आपको. क्लियर है. पेपर बनाने में भी ये देखो अलग अलग तरीके का वुड पल्प होता है. वुड पल्प कुछ भी नहीं होता, लकड़ी जो होती है हमारी वुड, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट दिया गया है. ठीक है, ये अलग अलग तरीके का वुड पल्प है, अलग अलग तरीके का पेपर बनाने में यूज होगा. देखो पेपर का मैन्युफैक्चर कैसे होता है. पहले वुड से उसको वुड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, कुछ इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेते हैं. फिर इससे कलर इसका लाइट किया जाएगा. ठीक है ना, कलर इसका लाइट किया जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, कलर जब लाइट हो जाएगा फिर इसका यूज काय में कर देंगे, पेपर बनाने में कर देंगे. डन. समझे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा था. ठीक है. ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसी का यूज करते हैं. ये देख लो CaOCl2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, फिर क्लोराइड ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम गिव्स CaOCl2. ठीक है, समझ गए. ये रिएक्शन फिर से लिख गई है यहाँ पर. और इसका केमिकल नेम क्या देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है, तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप NTSC वगैरह दे रहे हो तो. नहीं तो अगर आप अपने एग्जाम में लिख के भी आओगे कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो भी ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. बाकी आपसे डायरेक्टली पूछने की संभावना बहुत कम है कि ये इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपके बोर्ड में पूछा जाए या स्कूल एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है पूछ लिया तो. क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. हाँ, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है, सबसे पहले NCERT दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं तो बोलोगे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो क्या, NCERT में नहीं लिखा. देखो इसका यूज़ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए करते हैं, कई सारी की तरह करते हैं कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में. और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको भी ट्रीट करते हैं, किससे, CaOCl2 से. ठीक है, ताकि उसके अंदर के जर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएं, खत्म हो जाए, है ना. तो अब इसके थोड़ा सा और एलेबोरेटली देख लीजिए आप यूज. ठीक है, देखो लिखा है ऑक्सी क्लोराइड, बेसिकली कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज एन एक्टिव, देखो लिखा है ब्लीचिंग पाउडर विच इज केमिकली कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज एन एक्टिव एजेंट विच इज यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर. अब क्यों होता है, द मेन कंटेंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज द क्लोरीन एलिमेंट विच एक्ट एज द मेन डिसइंफेक्टेंट मटेरियल. मतलब कोई आपसे पूछे कि भैया ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन हमारा कंटेंट है जो क्या कर रहा है, जर्म्स को किल कर रहा है. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे कि भाई क्लोरीन गैस है वो. समझ गए बात को. जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है. देखो द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर. ब्लीचिंग पाउडर इज इन एक्वस सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस Cl- ion and OCl- ions, whereas OCl- ion act as a good bleaching agent by killing the germs and bacteria. So bleaching powder is widely used as disinfectant agent. ठीक है, bleaching powder which exposed to moisture will release chlorine and this chlorine kills off the germs and disinfects the area. पहले मैंने आपको बताया. ठीक है, और आपको पता है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बहुत यूज़ किया जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का एज अ डिसइंफेक्टेंट. अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप जानते हो. ठीक है, इससे पहले एक जगह पर बहुत ज़्यादा, अपने देश में नहीं बट एक जगह पर पहले, शायद जो सार्स है उसके टाइम पर, है ना, सार्स एक बीमारी आई थी उसके टाइम पर क्या हुआ था कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था एज एन डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, आप जाके देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी. तो काफ़ी अच्छा होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में. कौन, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, और हमारा इसका साइंटिफिक नेम बताएं, मतलब केमिकल नेम बताएं तो क्या, हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई कि जैसे ही वाटर में डाला, इट इज एडेड टू वाटर, will react with water, will cause the production of oxygen in the atomic state which is highly reactive. ठीक है ना, और आप इसको डायरेक्टली अगर वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा,
क्लोरीन रिलीज होगी जो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी, ठीक है, और ऑक्सीजन भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इफ एनी क्लोज्ड क्लॉथ इज डिप्ड इन दिस वाटर द ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द केमिकल्स दैट गिव द कलर एंड मेक देम कलरलेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्लीचिंग प्रोसेस। तो जैसे ही आपने पानी में डाला, जो वहाँ पे क्लॉथ है, आप जानते हो ना कुछ डिटर्जेंट से कलर उड़ जाता है, सुना होगा आपने, कुछ डिटर्जेंट जो होते हैं उनसे कलर उड़ जाता है कपड़ों का, देखा है आपने। वहां पे भी क्योंकि क्या प्रेजेंट हो रहा है, यही प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ये जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या रिलीज होती है, वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन तुरंत जो कपड़ों का कलर है उससे क्या कर देती है, रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के बाद उन्हें उड़ा देती है, कलरलेस कर देती है, ठीक है। आप बोलोगे सर डिटर्जेंट कंपनी वाले हमारे दुश्मन है क्या कि ये डाला, नहीं, वो ये बहुत कम मात्रा में डालते हैं, ठीक है, बहुत लेस क्वांटिटी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ कपड़े होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते कि उनमें अच्छा कलर हो, ठीक है, पक्का कलर हो और अच्छी क्वालिटी का कलर हो। सो बेसिकली वो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आप जानते हो डिटर्जेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे कपड़ों में जो भी डर्ट है ना, डर्ट के पार्टिकल्स हैं, जो भी बेसिकली उसमें स्मेल है वो क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत ये तो ज़रूरी है। लेकिन कुछ कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उनका रंग उड़ जाता है ना, या बोल भी सकते हो कुछ डिटर्जेंट में ज़्यादा डाल देते हैं ये। चलो आगे चलते हैं। इफ एनी कलर्ड क्लोथ, ये तो पूरी बात हो गई यहाँ पर। ऑल्सो ब्लीचिंग पाउडर ऑन एक्सपोजर विथ एयर रिएक्ट विथ CO2 एंड लिबरेट्स क्लोरीन गैस विच इज एक्वस सॉल्यूशन नोन एज ब्लीचिंग एजेंट एंड किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। यानी जब ये CO2 के साथ भी रिएक्ट करता है तो भी क्या छोड़ देता है, क्लोरीन गैस को, तो भी क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर जाएगी क्लोरीन गैस, ठीक है। तो आप जानते हो जो हमारा वो वाला पानी होता है, पूल का पानी होता है ना, पूल का, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। बेसिकली क्लोरीन गैस यूज़ करी जाती है ना, ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज़ करा जाता डायरेक्टली, बट क्या यूज़ करी जाती है, क्लोरीन गैस, बिकॉज इट हैज़ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, वाइडली यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना, होप समझ रहे होगे पूरी चीज़ें। देखो एक और चीज़ देख लो यहाँ से, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे तो क्या कर रहा है, देखो ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज क्लोरीन गैस विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द रियल एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन गैस। यानी जो रंग उड़ा पा रहा है ना, क्लोरीन के कारण उड़ा पा रहा है, जो रंग उड़ता है किसके कारण, ब्लीचिंग पाउडर के कारण, वो क्यों उड़ रहा है, क्लोरीन के कारण, ठीक है ना। तो रिएक्शन इन्वॉल्व इज एज फॉलोज, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम का सॉल्ट बना, Cl2 बना और H2 रिलीज हो गया जब एसिड के साथ रिएक्ट करा था। समझ गए, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे। आगे चला जाए, देखो एक और चीज़ याद रखना है हमें, when using bleaching powder to remove germs and bacteria we have to take care of the amount of bleaching used to disinfect, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अमाउंट का, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ये हमको भी क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, बिकॉज मोर यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर will have some adverse effect on our health such as skin rashes, irritation to eyes and in some severe cases include extreme headache, nausea and vomiting, ठीक है। इसीलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं वाटर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से एनसीईआरटी पे। क्या बोलती है एनसीईआरटी यहाँ पर, है ना, क्या बोल रही है यहाँ पे, ब्लीचिंग बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। कब तक हमने क्या क्या बनाया कॉमन सॉल्ट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, बेकिंग सोडा बना रहे हैं, इससे पहले क्या बना चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना चुके हैं, ठीक है। चलो बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज सम टाइम इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग, ठीक है। सो बेसिकली फास्टर कुकिंग के लिए भी किसे यूज करा जाता है, बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर कैसे किया जाता है, क्यों करा जाता है, तो देख लो आंसर, है ना, आपके मन में बिकॉज उठा और यहाँ मैंने आंसर दिया, ठीक है। बिकॉज
बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन। आप जानते हो ना, शुरुआत में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तब बोला था कि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई है ना, तो आप उसको निम्न में से, है ना, मतलब जो भी नीचे लिखा हुआ था वहाँ पे सिट्रिक एसिड लिखा हुआ था, विनेगर लिखा हुआ था, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी, उसमें पूछा था कि आप इनमें से क्या दोगे। सो वहाँ पे हमने क्या दिया था, बेकिंग सोडा दिया था, बिकॉज एसिड था वहाँ पे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करेंगे। तो देखो ये लिखा, बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन मेकिंग इट राइजेस पीएच लेवल, इट ऑल्सो स्पीड्स अलोंग द मेलरेन रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर की एल्कलाइन होने वाली प्रॉपर्टी ही ज़्यादा जल्दी खाने को बनाने में इस्तेमाल होती है, या आप ये बोल सकते हो कि वही रिस्पॉन्सिबल होती है, वही जिम्मेदार होती है ताकि ज़्यादा जल्दी खाना पक जाए। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, जो खाना बनने की प्रोसेस है, द केमिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स ऑफ कुक्ड फूड एंड ब्राउन फूड। ठीक है, मतलब जानते हो खाना पकने के बाद किस कलर का हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है थोड़ा। सो वो जो रिएक्शन है ये होने की, इसे हम बोलते हैं मेलरेन रिएक्शन, और ये भी फास्ट करा देता है बेकिंग सोडा। समझ गए? तो इसके कारण बेकिंग सोडा का यूज़ जल्दी खाना पकाने के लिए किया जाता है। और भी कई यूजेस हैं, हम आगे देखेंगे। पहले थोड़ा इसको प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, कैसे बनता है ना। चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, समटाइम्स ये हो गया, द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आप जानते हो मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक वर्ड और बोलना सिखाया था आपको, बाइकार्बोनेट। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है ना, बताया था ना, तो याद रखा करो यार बिल्कुल। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है ना, NaCl का यूज करा जाता है यहाँ पे। देखो NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH3। NH3 क्या है, अमोनिया है, बताया ना। ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को, अमोनियम क्लोराइड मिलता है यहाँ पर, और NaHCO3 मिलता है ना। NaHCO3 इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज आवर बेकिंग सोडा। ठीक है, दैट इज आवर बेकिंग सोडा। और ये NH4Cl इज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, इट्स अ सॉल्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, अब चीज़ और याद है आपको, अमोनियम क्लोराइड का पीएच कैसा होता है? याद है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये वीक एसिड, सॉरी ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलकर बना हुआ है। वीक एसिड कौन है इसको बनाने वाला, NH4OH है। ठीक है, और जो हमारा एसिड बनता है वो HCl होता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें पीएच की, तो वो कैसी आएगी, हमारी बेसिक आएगी। क्लियर है, बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और NH4Cl की भी मैंने कर दी, दोनों ही सॉल्ट बन गए यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। कैन यू कोरिलेट वाई इट इज, मतलब बेस है ये, इट्स नॉट अ सॉल्ट, इट्स बेस। ठीक है, चलो आ जाओ। कैन यू कोरिलेट वाई इट्स अ बेसिक सॉल्ट। देखो क्या हो गया है, मैं बता रहा हूँ क्या हो गया। हुआ ये है कि अभी बज गए 6:21 सुबह के, और काम चल रहा है रात से। ठीक है, पहले चलती थी पढ़ाई, फिर एक बुक पढ़ रहा था मैं, उस बुक का नाम है हाउ टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, उस बुक का नाम है हाउ टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। और फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो हुआ ये है कि जो दिमाग है वो अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि अब उसे नींद चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना सोने का। ठीक है, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, पर हो जाता है। बट मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मतलब स्लीपलेस नहीं फील कर रहा हूँ, सब नॉर्मल है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, वापस से आ जाते हैं हम लोग। समझ गए ना क्या क्या बात बोली, तो समझ जाओ। देखो लिखा है ना, यू कैन कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड इन कुकिंग। देखो जब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसा चीज़ जब हम बनाते हैं जो फूल जाती है, जो आपके, जो उसमें पकौड़ा भी लिखा है, तो पकौड़ा बेसिकली मंगोड़े के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो जहाँ मैं रहता हूँ।
ठीक है, आपने भी खाए होंगे हो सकता है मंगोड़े। ठीक है, तो वो क्या होता है जब उनका बैटर बनता है ना, बैटर, BATTER वाला बैटर, सो उस बैटर को फुलाने के लिए, जिससे आपने बहुत बेसिकली सुना होगा खमीर लाने के लिए, सुना है ना, वो लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है ना, हीट होता है जब ये, सो बेसिकली ये क्या रिलीज करता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज कराता है। समझ गए, क्या रिलीज कराएगा, CO2 रिलीज कराएगा। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की और ज़्यादा। ठीक है, देखो ज़रा, आगे ही चलते ना, हाँ इसी में आगे चलते हैं, चलो। ये तो मैंने आपको बता दिया था। देखो, अब बात करते हैं थोड़ा यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा की। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, इमली में मिलता है, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place। तो जब बेकिंग जो पाउडर है वो हीट होता है ना, और यह वाटर में डाला जाता है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, फॉर्म होती है, NaHCO3 प्लस H प्लस, ये कोई भी एसिड से आ सकता है। यहाँ पे टार्टरिक एसिड ले रहे हैं आप, सिट्रिक एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, CO2 H2O मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंज। अभी बता दिया मैंने आपको पूरी कहानी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, जो एसिडिटी के पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, इट यूटिलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, इसका यूज जो है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी होता है। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरे ख्याल से कंप्लीटली आ रही होगी। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपसे बात हुई सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको दिखाऊं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है। देखो, बेसिकली ये ऊपर इसका नोजल है। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक है, मुझे लगता है दिख रहा होगा। तो ये ऊपर इसका नोजल है, ये कैप है, ये वो थ्रेड है जो हम खींचेंगे बाहर, और ये थ्रेड किस में है, एक ट्यूब में है जिसको हम इग्निशन ट्यूब बोल रहे हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे ही आप ये थ्रेड खींचेंगे वैसे ही ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसमें गिर जाएगा। इसमें क्या भरा हुआ है, आपका बेकिंग सोडा भरा हुआ है। ठीक है ना, सो होगा क्या, मतलब NaCO3 भरा हुआ है, तो होगा क्या, जैसे ही आप ये देखोगे, देखो मैंने आपका पूरा वर्किंग भी मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, व्हाट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, होता क्या है। सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंप्राइजेज द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अभी देखा हमने, इट इज एफिशिएंट हाउस होल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आयरन वेसल एंड इनसाइड डिस्चार्ज नोजल विद अ डिस्चार्ज नोजल। मतलब जैसे ही आप वो नोजल खींचने वाले हो, बेसिकली उस नोजल से क्या होगा, अंदर जो फॉर्म हुई है CO2 वो बाहर निकलेगी। ठीक है, और जो धागा है वो लगा हुआ है, तो धागा खींचोगे तो उससे जो बॉटल, जो हमारी इग्निशन ट्यूब है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा है वो गिर जाएगा हमारे सोडा में, और जो रिलीज होगी वहां पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होगी, और नोजल से वही विगरसली बाहर आएगी, बहुत तेजी से बाहर आएगी। ठीक है, देखो वर्किंग, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनी फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। कूलिंग ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखो, तो प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है, कोई वो इक्विपमेंट जो आग बुझाने के काम में आए। ठीक है, एक सिलेंडर होता है ना रेड कलर का, आपने देखा होगा, रखा रहता है बहुत सारी जगहों पे। आप बैंक जाओ तो मिलेगा, आप हॉस्पिटल जाओ तो मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ तो आपको मिलेगा। कुछ लोग अपने घर पे भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए, सेफ होता है वो। ठीक है, काफ़ी। सो बेसिकली उसका काम क्या है, फायर को रोकना। तो
क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, हर सब्सटेंस के लिए अलग होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उससे ऐसा कुछ निकल रहा है जो उसको इतना ज़्यादा कम कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दे, कम कर दे, ठंडा कर दे वहां पर, ठीक है ना, उस सब्सटेंस को, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। दूसरा क्या है, कट ऑफ द एयर सप्लाई। अब जैसे मान लो ये हमारा कोई तो भी पीस है, ठीक है, जो जल रहा है, जिसने फायर कैच कर ली, कोई तो भी सब्सटेंस है जिसने फायर कैच कर ली। हमने क्या करा, इस पे अपने फायर एक्सटिंग्विशर से क्या डाला है, फायर एक्सटिंग्विशर खोला और जो भी उसके अंदर मटेरियल था वो निकलेगा बाहर, ठीक है। सो और अपन किसकी बात कर रहे हैं, सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर, तो मैं उसके लिए पहले ही बता चुका हूँ क्या निकलने वाली, CO2 निकलेगी। सो उस CO2 ने देखो क्या करा, इस सब्सटेंस को कवर कर लिया। क्या करा, कवर कर लिया। तो अगर कवर कर लिया तो अब बताओ मुझे, आउटर एटमॉस्फेयर और इस सब्सटेंस के बीच का कनेक्शन खत्म हो गया कि नहीं। तो अब आउटर एटमॉस्फेयर से ही तो ऑक्सीजन मिल रही थी इसको जलने के लिए, लेकिन अब इसको ऑक्सीजन मिलेगी क्या, तो आंसर है नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, बुझने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि हमने O2 का सप्लाई क्या करा, रोक दिया। समझ गए बात को, हाँ या ना, मेरे ख्याल से समझे होगे, क्लियर है एकदम। चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कूलिंग द कंबस्टेबल मटेरियल साइमल्टेनियसली बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, तो ठंडा कर दे या फिर कट कर दे एयर सप्लाई को, या तीसरा ऑप्शन है दोनों ही कर दे, ठीक है। रिएक्शन, देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन वाटर इन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ डिफरेंट बॉटल विद इन इट। अभी हमने देखा था फोटो, गिर जाता है वो अंदर धागा खींचने पर। Sulfuric acid is combined with sodium bicarbonate solution and creates an amount of carbon dioxide gas when the fire extinguisher is operated by turning the knob on it। ठीक है, नॉब लगा रहता है ना, उसको जब तुम चालू करोगे वैसे ही CO वो गिर जाएगा अंदर, धागे से बंधी हुई जो हमारी बॉटल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है ना, और इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा सोडा के साथ, बेकिंग सोडा के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंबस्टेबल नॉर डज इट एंडोर्स कंबशन, यानी ना तो ये कंबस्टेबल है, जलनशील गैस है, ना ही ये कंबशन में हेल्प करती है। इट इज हैवियर देन एयर एंड कट्स ऑफ द एयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दस एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम, रोक देती है आग को, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, देखो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर, Na2SO4 बनने वाला है, यहाँ पर H2 बनेगा और CO2 बनेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही तो रोक रही है ना, ठीक है। समझ गए, मेरे ख्याल से समझे होगे। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, एक स्टार मार्क करके एक फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, जो हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं उन पे ये एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। उन पे ये एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप बोलोगे सर क्यों नहीं करेगा, ये तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी रोक रहा है, ठंडा भी कर रहा है उन्हें, तो क्यों नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, जो क्रैकर्स होते हैं ना उनमें भरा होता है बारूद, ठीक है, और जो हमारा बारूद और दूसरे मटेरियल्स भी यूज करे जाते हैं उनको कलर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। सो बारूद इज बेसिकली, है ना, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं हम लोग वहाँ पे। सो उसमें क्या होता है ना, उनके अंदर क्या भरी होती है, ऑक्सीजन, मतलब उनको जो रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो उनको जरा सा जलने पर ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, अंदर से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। बाहर के एटमॉस्फेयर एक ऑक्सीजन से उन्हें लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ गए, मतलब जल भी वही रहा है, ऑक्सीजन भी वही प्रोवाइड कर दे रहा है। तो हो रहा ये है, ठीक है, वहाँ होता ये है, और वहाँ होता हुआ ये दिखाई देता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज भी कर लें फिर भी आग नहीं बुझने वाली, वहाँ डायरेक्ट पानी का ही यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वही बुझा पाएगा। क्लियर है, फायर क्रैकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया, है ना, और इंटरेस्टिंग और लाइफ
में भी काम आने वाला बहुत है ये। देखो अब जो अगली चीज़ पे आ जाते हैं हम लोग। जो अगली चीज़ हमें बनती हुई दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, वो हमें दिखाई पड़ रही है वॉशिंग सोडा। क्या पड़ रही है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या? अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये जो 10H2O की डॉट की कहानी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली। लेकिन अभी वॉशिंग सोडा हम पूरा कर रहे हैं, छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये होती है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda or recrystallization of sodium carbonate giving washing soda. It is also basic salt. यानी washing soda क्या है? एक basic salt। कैसे मिलता है हमें? Na2CO3 plus 10H2O मिलकर क्या बना देते हैं? हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। और ये हमें Na2CO3 कैसे मिला था? ये Na2CO3 अभी देखा था ना आपने, ये हमको यहां से मिल रहा था, ये यहां से, ये देखो, जब हम हीट कर रहे थे इसको तब। क्लियर है? किसको हीट किया था? बेकिंग सोडा को हीट करा था। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब सोडियम कार्बोनेट मिला और उसी में क्या लगे हुए हैं? 10H2O लगे हुए हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल ना वो ट्रैप कर लेता है। कैसा क्या होता है उस वाटर की कहानी हम बाद में देखेंगे और काफ़ी अच्छे से देखेंगे। आप तो जानते हो मैं कितना डिटेल में बनाता हूँ चीज़ें, है ना, समझाता हूँ। होप आपको समझ में आता हो और आप पूरी वीडियोस देखते हैं। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लाखों लोगों तक पहुँचूँ, मतलब है कि लाखों लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे, करोड़ों तक पहुँचे, लेकिन अगर इससे किसी एक इंसान की भी लाइफ जो है वो एक पॉजिटिव वे में चेंज होती है ना, कि वो कुछ सीख जाता है, कोई एक व्यक्ति भी, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। दैट्स वाई देखो मैं रात भर से जग रहा हूँ और अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अगर मैं किसी एक की लाइफ में भी इम्पैक्ट डाल पाया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कि एक लाइफ भी मेरे कारण चेंज हुई, मैंने जो उसको समझाया उसको समझ में आया, उसे इम्पोर्टेंस समझ में आई पढ़ाई की, ठीक है। वो जो आगे फ्यूचर में गलतियां करने वाला था वो नहीं करा, वो रुक गया गलतियां करने से, वो एक भी अगर इम्पैक्ट हो गया तो। खैर रुकना तो है नहीं अपने को, है ना। लेक्चर्स तो आते रहेंगे जब तक करोड़ों लाखों तक नहीं पहुंच जाते, उसके बाद भी आते रहेंगे यार, है ना। कभी बंद नहीं होगा तनुष्कर और एजुकेशन, हमेशा चलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लाइफ लॉन्ग इस चैनल पे रोज एक वीडियो आएगी, लाइफ लॉन्ग रोज एक वीडियो आएगी। हो सकता है एक दिन ना आए हफ्ते में, लेकिन रोज आएगी। मतलब हफ्ते में 7 वीडियो तो आएंगी ही आएंगी। हो सकता है 7 की 14 हो जाए, 14 की 16 हो जाए, ठीक है, लेकिन ये आती रहेंगी हमेशा, बंद नहीं होगा तनुष्कर और एजुकेशन, ठीक है, चलता रहेगा ये, सिखाते रहूँगा कुछ ना कुछ मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये तो आप पूरा समझ गए। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है बहुत इंटरेस्टिंग सी, ये वाली चीज़ पढ़ लो यार, वॉशिंग सोडा वाली। वॉशिंग सोडा ये नहीं, यहाँ पे आते हैं ना। पहले हमें देखो एक चीज़ बोली उन्होंने, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। देखो 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? तो आंसर यह है इसका येस, इट मेक्स इट वेट। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। वही मैंने आपको बताया, हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे क्या है ये। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। बहुत जगह यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। देन इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। आपने देखा होगा ना सर ये किसका फॉर्मूला दिख गया था, तो यही है, क्या है हमारा? बोरेक्स। दिस इज व्हाट? बोरेक्स, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? बोरेक्स। सोडियम का कंपाउंड है, देखो दिख रहा है। ओके, बोरॉन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। बोरेक्स का यूज किया जाता है, बोरेक्स का यूज डिटर्जेंट करते हैं, ठीक है। बोरेक्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है? Na2CO3.10H2O का,
Na2CO3 डॉट 10H2O का। और ये है क्या, ये है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, इसका यूज कर रहे थे हम। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, इसका यूज क्लीनिंग एजेंट के लिए भी करते हैं हम लोग, ऐसा क्लीनिंग। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है। सो एक एक करके हमें सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। देखो ये जो रिएक्शन सी आपको दिख रही है, चिंता मत करो, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये बस मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा ये बनता है, हमारा वो बनता है, बोरेक्स बनता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एलेबोरेटली नहीं घुसते, 11वीं क्लास में अगर आप साइंस लोगे 11वीं में तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा ही। चलो आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज एज क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज कंपोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स, ठीक है। It is used for removing permanent hardness of water. It is used in paper, textile, detergent industry. अब hardness of water बार बार आ रहा है, अब ये hardness of water होती क्या चीज़ है ये समझ लो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ड वाटर इज दैट हैज़ हाई मिनरल कंटेंट। बेसिकली आप ऐसा पानी जिसमें हाई मिनरल कंटेंट हो, यानी उसमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स हों, जैसे MgSO4 हो सकता है, उसमें CaSO4 हो सकता है। आपने देखा है जनरली आप जिस पानी का घर में यूज़ करते हैं वॉशरूम में, तो आपने देखा होगा जो अगर आप स्टील की बाल्टी लो या आप प्लास्टिक भी लो, उस पर भी दिख जाता है पर उतना नहीं दिखता, बट स्टील की बाल्टी में, उस बाल्टी में अंदर की तरफ वाइट से कलर की एक लेयर जमती हुई हमें दिखाई पड़ती है, देखा होगा आपने, बहुत ही कॉमन चीज़ है। नहीं देखा तो देखने की कोशिश करना, दिखेगा, ठीक है। देखा वाइट कलर की एक लेयर दिखती है, वो वाइट कलर की लेयर है क्या, वो सॉल्ट की तो लेयर है, ठीक है। जहाँ पर पानी में ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट मिलता है, हमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स मिल सकते हैं, वहाँ पर हमें मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ही होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसी लेयर जमती हुई देखने को मिलेगी, और जिनमें ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, कि ये लेयर हमें दिखने लग जाए, तो ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं, समझ गए। अब ये कैसे हमको नुकसान पहुंचा सकता है वो भी देख लो, मतलब क्यों हमें हटाना है, पहले तो ये समझ लो और क्या 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 होता है सब जगह। हार्ड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर प्रो परकोलेट्स थ्रू डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, चौक और जिप्सम। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि मान लो जहाँ से ज़मीन से पानी निकलता है ना, हम जानते हैं ज़मीन से हम पानी लेते हैं, तो ज़मीन में जहाँ से पानी मिल रहा है हमको, वहाँ पर कहीं से हुआ यूं है कि कोई सी चट्टान हो सकता है लाइमस्टोन की, या चौक हो वहाँ पर, या जिप्सम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वहाँ से जिप्सम क्या होता है, जिप्सम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इंटरेस्टिंग है, जिप्सम भी इंटरेस्टिंग है, सब बताऊंगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखो, जैसे मान लो और लाइमस्टोन है, अब वहाँ पर पानी आता है, जमीन में लाइमस्टोन थी और वहीं से पानी आ रहा है आपके पास में, तो वहाँ पे कैल्शियम का डिपॉजिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैल्शियम के सॉल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे ये बताओ। बिल्कुल आएंगे, ठीक है। वही सारी कहानी है, देखो लिखा है विच आर लार्जली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। हार्ड ड्रिंकिंग वाटर मे हैव मॉडरेट हेल्थ बेनिफिट, वैसे इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे नहीं, पथरी हो जाएगी, है ना, स्टोन हो जाएगा। लेकिन it can pose critical problems in industrial settings where water hardness is monitored to avoid costly breakdowns in boiler, cooking towers and other equipment that handles water, ठीक है। तो ये सारी कहानी होती है, इन सबको खराब होने से बचाने के लिए हमें हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना जरूरी है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। ये सब क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे।
बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में। हार्ड वाटर इज ऑफन इंडिकेटेड बाय लैक ऑफ फोम फॉर्मेशन व्हेन सोप इज रिगेटेड इन वाटर। बेसिकली जब सोप और वाटर मिलते हैं ना तो वहाँ झाग नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो लिखा लैक ऑफ फोम, फोम नहीं बनेगा वहाँ पर, एक वाइट कलर की अलग सी लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे स्कम, ठीक है ना। देखो मैं आपको स्कम भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आपको व्हाइट कलर की यहाँ पर ये दिख रहा है, इस चीज को देख पा रहे हो, ये जो चीज है ये व्हाइट कलर की, दिस इज व्हाट, स्कम। यही है क्या, स्कम। फोम नहीं बना, झाग बनना चाहिए था, पर यहाँ क्या बन गया, स्कम बन गया, ठीक है। सो ये सारी कहानी होती है, इसको हटाने के लिए देखो लिखा हुआ है When washing soda is added to, अब होती कैसे रिमूव, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि रिमूव कैसे होती है हार्डनेस, ठीक है। ये भी समझ लो कि कैसे करता है हमारा वॉशिंग सोडा रिमूव कैसे करता है हार्डनेस। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भाई सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है उसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। क्या बनाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो हमने क्या बनाया, ये बनाया, फिर इसके बाद इसका यूज करेंगे हम ये बनाने के लिए। द हार्ड वाटर इज सॉफ्टेंड बिकॉज द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस आर रिमूव्ड एज प्रेसिपिटेट। जो मैग्नीशियम आयन कैल्शियम आयन है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, किसके फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को आप और अच्छे से समझोगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मतलब 11th क्लास में। अगर आप 11th क्लास में साइंस लोगे तो केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास का मतलब है जो इसका लेक्चर नंबर 8 आएगा, है ना वो। चलो तो बाय बाय, टेक केयर। और यार मुझे बोलने की तो ज़रूरत है नहीं, पर आप खुद समझदार होंगे इतने, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि बाहर अगर आपको कोई काम ना हो तो बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। और अपने घर वालों को भी मत निकलने दो, ठीक है। और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो डबल मास्क लगा के ही जाओ, और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करो, ठीक है। और अभी जो 18+ हैं, है ना, उन सबको वैक्सीन लगने वाली है। अब 18+ वालों को भी लगने वाली है ना, 18 से 25 वालों को, 18 से 45 के नीचे वालों को। अभी तो 45 वालों को लग गई, 60 वालों को लग गई, 60+ वालों को, 45+ वालों को लग गई है। अब जो बचे हुए हैं 18+ टू 44 उनको लगने वाली है ना। सो वो लोग भी क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जाके वैक्सीन लगाएं, ठीक है। बिल्कुल सेफ है वो और इफ़ेक्टिव है, आपको कोरोना से बचाएगी, भरोसा रखिए, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट पे, ओके। और साइंटिस्ट पर, कोरोना है, अब देख रहे हो कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही है ना, और कितने ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसे लाइटली बिल्कुल भी मत लो यार। अपने घर से तभी बाहर निकलो जब ज़रूरत हो, घर पे रहो, पढ़ाई करो, जो भी तुम्हारी हॉबी है उसे फॉलो करो। डांस कर सकते हो डांस करो, अगर करते हो तो, पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग करो, लिखना अच्छा लगता है तो लिखो, और जो करना हो करो। वर्कआउट करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो घर पे करो, लेकिन घर पे करो, पॉजिटिव रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार टेक केयर।